हाँ जी, नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं हूं पंकज फौजदार और आप देख रहे हैं पीएफ स्टडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। याद रखना, कल हमने जो क्वेश्चन पेपर किया था वो किया था रीट L1 वाला था। रीट किसका था? L1 का हमने कल क्वेश्चन पेपर था जो सॉल्व किया था। आज हम करने वाले हैं रीट 2016 का जो L2 का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले आज की इस क्लास में। याद रखना, ये सीरीज हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चल रही है, जो जिसमें हमके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें सीडीपी का जो पोर्शन है उसको कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं। याद रखना, और 2016 का जो पेपर है, रीट का 2016 का जो पेपर है, बहुत टफ माना जाता है भावी सरकारी अध्यापक को। याद रखना, उसमें मैं एक बात बताऊं तो एक तो था 2012 जो पेपर था, 2012 वाला जो पेपर था उसमें भी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। 2016 में भी क्या है, बहुत हार्डली क्वेश्चन से जो पूछे गए थे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं रीट 2016 का जो L2 वाला जो पेपर हुआ था उसका। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक रिक्त स्थान होते हैं जो सामाजिक रूप से ऊंचे होते हैं। यहाँ आपको चुनाव करना होगा सही आंसर का। मेरेडिथ के अध्ययन के अनुसार आपसे क्वेश्चन किया गया है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, या फिर अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, ये दोनों क्या है ऑप्शन एक जैसे आ गए हैं, तो इसमें एक ऑप्शन को यहाँ से हटा लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को ही मानते हैं। चौथा ऑप्शन है स्वस्थ नहीं पर विकसित होते हैं। अब क्वेश्चन को एक बार और अच्छे तरीके से पढ़ना, भावी सरकारी अध्यापकों की क्या कहता है आपका ये क्वेश्चन। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक रिक्त स्थान होते हैं जो सामाजिक रूप से कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो यहाँ बात की जाए, देखो कम स्वस्थ एवं विकसित तो सामाजिक रूप से ऊंचे नहीं हो सकते, स्वस्थ नहीं पर विकसित, स्वस्थ नहीं होगा तो सामाजिक रूप से भी ऊंचा नहीं हो सकता। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कैटल द्वारा विश्लेषित जो है किए गए व्यक्तित्व की सील गुणों की जो संख्या है वो कितनी बताई है। मतलब कैटल ने सील गुणों की संख्या कितनी बताई है। विश्लेषित किए गए जो उनका जो कैटल ने जो उन्होंने बताया है, उन्होंने पर्सनैलिटी फैक्टर्स को जो व्यक्तित्व को जो डिवाइड किया है उनके आधार पर आपको बताना है कि सील गुणों की उन्होंने संख्या कितनी बताई है। 13 बताई है, 15 बताई है, 16 बताई है या फिर 14 बताई है। तो कैटल ने दी है, सीधी सीधी सी बात है, कैटल ने बताया, उन्होंने 16 तरीके के बताए। 16 पीएफ उन्होंने क्या है, पर्सनैलिटी फैक्टर वाली क्या है, थ्योरी भी दी है। 16 पीएफ थ्योरी जो उन्होंने दी है भावी सरकारी अध्यापक को। कौन सी थ्योरी दी है उन्होंने दी है 16 पीएफ थ्योरी, जिसका नाम उन्होंने दिया है कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो थ्योरी दी है। तो यहाँ पर हमारा 16 जो है सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने कितने सील कोड बताए? 16 सील कोड बताए। अगला क्वेश्चन देखें, मूरे ने एक परीक्षण की रचना की करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। मतलब मॉर्गन मोरे का नाम आपने अच्छी तरीके से सुना होगा। मॉर्गन मोरे ने एक परीक्षण की रचना करके क्या है, इतिहास रच दिया। और आपको बताना है वो परीक्षण कौन सा था। स्याही धब्बा परीक्षण था, भाग्य पूर्ति परीक्षण था, विषय आत्मबोधन परीक्षण था, या फिर मूल्यांकन मापनी का उन्होंने क्या है, निर्माण किया था। यहाँ चुनाव करना है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत अच्छे और सही आंसर का भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, जहां बात की जा रही है मुरे की, किसके, मुरे की बात की जा रही है। ना तो उन्होंने वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया था, ना ही आईबीटी मतलब इंक बुलेट टेस्ट दिया था, मतलब शाही धब्बा परीक्षण दिया था। इसको मसी लक्ष्मी धब्बा परीक्षण और बोलते हैं शायद। मूल्यांकन मापनी भी उन्होंने नहीं दी, उन्होंने दिया था विषय आत्मबोध परीक्षण। कौन सा दिया था? विषय आत्मबोध परीक्षण उन्होंने दिया था भावी सरकारी अध्यापकों को। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही सटीक आंसर है। और सितारा बिंदु छाप करके इसको क्या है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, या फिर सामाजिक बुद्धि। जहां बात करते हैं व्यावहारिक बुद्धि की, तो व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाएगा? याद रखना, जहां बात करें हम व्यवहारिक बुद्धि की, तो व्यवहारिक बुद्धि को तो बोला जाता है मूर्त बुद्धि। लेकिन यहीं अगर बात करें हम जो एक यांत्रिक बुद्धि जिसको कह देते हैं, या फिर जिसको अमूर्त बुद्धि भी बोल देते हैं। यार ना, एक तो व्यवहारिक बुद्धि होती है जिसको अपन डेली की जो हमारी
हमारे जो व्यवहार में झलकती है, हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये कौन सी होती है, हमारी मूर्त बुद्धि होती है। इसको हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। लेकिन यही आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यांत्रिक बुद्धि किसको बोलते हैं? यांत्रिक बुद्धि किसको बोलते हैं? तो याद रखना, अमूर्त बुद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं। संज्ञानात्मक योग्यता और सामाजिक योग्यता का यहाँ कोई मतलब नहीं है। मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि की यहाँ बात की जा रही है। तो व्यवहारिक बुद्धि होती है, जो होती है हमारी, वो होती है मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि की जो बात करें वो होती है हमारी यांत्रिक बुद्धि। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है। 90 है, 100, 110 है, 135 है, या फिर 120 है। यहाँ आपको चुनाव करना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। तो याद रखना, त्रिआयामी सिद्धांत के आधार पर बुद्धि के जो कारकों की संख्या कितनी है? 120 है। बाकी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जो लेटेस्ट जो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो उसको भी सही करते हैं। यहाँ पेपर में दिया था 120, तो 120 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक और प्रलोभन। यहाँ परिवेश की वो वस्तु जिसे प्राणी क्या है? प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या प्रबलन कहोगे, प्रेरक कहोगे, उद्दीपक कहोगे, या फिर प्रलोभन कहोगे? देखो, अगर आपने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है भावी सरकारी अध्यापकों, तो आप इसको बिल्कुल ही सटीक और सही तरीके से कर लोगे। यहाँ प्रबलन नहीं होता है। हाँ, मान लो हमारी किसी चीज को, जैसे मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत अच्छी BMW की गाड़ी लूं, सपोज दैट मैं क्या है, एक BMW की गाड़ी लेना चाहता हूं, और ये मेरी क्या है, इच्छा है। तो ये परिवेश की क्या है, एक वस्तु है जिसको मैं पाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये क्या है, मेरा प्रेरक है? नहीं है, ये प्रेरक नहीं है, मेरा प्रबलन भी नहीं है, ना ही प्रलोभन है। ये मेरा उद्दीपक है, और मैं अपने उद्दीपक के लिए क्या कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूं। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? विचलनशीलता, प्रतिमानता, एक और दो दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, व्यक्तिगत भेदों की बात की जहां की जाती है, व्यक्तिगत भेदों की जहां बात की जाती है, व्यक्तिगत भेदों में कभी समानता नहीं पाई जाएगी। पहली बात आप नोट डाउन करके रख लेना, पिछले जो व्यक्तिगत जो भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं, उनमें कभी समानता नहीं पाई जाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी ना किसी तरीके से भिन्न जरूर होता है। तो यहाँ याद रखना, विचलनशीलता भी पाई जाएगी और प्रतिमानता भी पाई जाएगी। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? कौन सा ढंग है? अप्रत्यक्ष ढंग है। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष ढंग की बात हो रही है। विश्लेषण और निर्णय करना, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, या फिर आपका उदात्तीकरण सही हो जाएगा। यहाँ आपको चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों सही और सटीक आंसर का। निम्न में से कौन सा जो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? अप्रत्यक्ष ढंग की जहां बात की जाती है, तो देखो, विश्लेषण करना और उसका निर्णय लेना ये शामिल हो जाता है हमारे प्रत्यक्ष में। किसमें आ जाएगा? प्रत्यक्ष में। और रुकावट को दूर करना, जो हमारे सामने बाधा आ रही है उसको दूर करना, ये आ जाएगा हमारा प्रत्यक्ष में। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, ये आ जाएगा हमारा किसमें? प्रत्यक्ष में। लेकिन यहाँ बात की जाए उदात्तीकरण की, उदात्तीकरण की जहां बात की जाए, तो ये आ जाएगा हमारा किसमें? अप्रत्यक्ष में। और अप्रत्यक्ष तरीकों का ही बात करता है कौन? सिगमंड फ्रायड। कौन बात करता है? सिगमंड फ्रायड बात करता है। उसी से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की जो अपन बात करते हैं उसकी, रक्षात्मक जो युक्तियां होती हैं उनकी। उदात्तीकरण जो होता है अप्रत्यक्ष ढंग में हम इसको शामिल करते हैं। इसको और अच्छे तरीके से गोला लगा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? याद रखना, जब ये रीट में आया था ना ये क्वेश्चन, उसके बाद में सीटेट में पूछा जा चुका है। रीट के क्वेश्चन पता नहीं क्यों सीटेट कॉपी करके एज इट इज उठा लेता है। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की संस्थाएं, सीधे या उल्टे हाथ का के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना, या फिर या फिर लिखने की धीमी गति, या फिर छिपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। यहाँ आपसे पूछा गया डिसलेक्सिया की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, वाचन परिशुद्धता और गति तथा बोध की संस्था नहीं, ये समस्याएं आएगा यहाँ पर, समस्याएं आएगा यहाँ पर। और सीधे उल्टे हाथ के प्रयोग संबंध में निश्चय नहीं कर पाना, या फिर लिखने की धीमी गति का होना, या फिर छुपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में क्या है? कठिनाई होना। देखो, हमसे बात की जा रही है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पठन संबंधी दोष आते हैं। कैसे आते हैं? पठन संबंधी दोष आते हैं। उसके अलावा भी मानसिक
जो क्रियाओं से जो थोड़ा सा अलग क्रियाएं करने लगते हैं तो उसमें भी डिसलेक्सिया को शामिल कर लिया जाता है। यहाँ बात की जाए तो सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय कर पाना ये डिसलेक्सिया से संबंधित नहीं है। बाकी के तीनों को हम शामिल कर सकते हैं डिसलेक्सिया में। याद में आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा बोर्ड के अनुसार। अगला चले, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा का होना, जो अभिप्रेरणा अच्छी होगी तो सीखने का क्या है, प्रभावी घटक होगा, मतलब प्रभावी तरीके से सीख सकेगा जब अभिप्रेरणा अच्छी होगी। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्रता से सीखता है या फिर प्रसन्न रहता है। सही आंसर का आपको चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। देखो अभिप्रेरणा, अगर व्यक्ति मोटिवेट अच्छी तरीके से होगा तो उस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएगा, प्रभावी तरीके से उसमें रुचि लेकर के इंटरेस्ट के साथ में उसको कर पाएगा। बालक स्वस्थ रहेगा, नहीं रहेगा, ध्यान करता है, नहीं करता, प्रसन्न रहेगा, नहीं रहेगा, शीघ्रता से सीखेगा। क्या होगा, शीघ्रता से सीखेगा बच्चा, जल्दी सीखेगा अगर बच्चा उसमें रुचि लेगा, इंटरेस्ट के साथ में, मोटिवेशन के साथ में अगर उस काम को करेगा तो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे विवाद होते हैं भावी सरकारी अध्यापकों। क्या होते हैं, बहुत सारे विवाद हैं इस क्वेश्चन को लेकर के कि हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए। सीटेट ने इसका आंसर अलग माना था, रीट ने इसका आंसर अलग माना था, बाद में हालांकि सीटेट ने उसको डिलीट करके सही आंसर का चुनाव किया था। हस्तशिल्प की जो है शिक्षा दी जानी चाहिए किसको, मंदबुद्धि बच्चे को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को और प्रखर बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनको। देखो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके जरूर बताऊंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन और डाउट यहाँ पर रहते हैं। यहाँ बात की जाए ना कि हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए, तो मेरे अनुसार इसका आंसर सही है मंदबुद्धि बालक को, और जो राजस्थान बोर्ड ने इसका सही आंसर माना था वो भी मंदबुद्धि बच्चे को माना था। लेकिन कई जगह आपको मिल जाएगा पिछड़े बालक को। क्या मिल जाएगा, पिछड़े बालक को क्या है, किसकी शिक्षा देनी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन वो गलत है। पिछड़ा बालक जो होता है वो कोशिश करने के बाद में क्या है, सही रास्ते पर आ सकता है। लेकिन जो मंदबुद्धि बच्चा होता है ना, उसको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी की जो वर्धा शिक्षा योजना है, वर्धा शिक्षा है जो बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि हस्तशिल्प की जो बच्चा अपने हस्तकला में दक्ष हो सकता है, वो मंदबुद्धि बच्चा भी उसमें हो सकता है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ आपका सही और सटीक आंसर था मंदबुद्धि बालक को किसकी शिक्षा दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। और आईक्यू के हिसाब से देखा जाए ना, तो जब आप आईक्यू को और अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो वहां आप इसका बिल्कुल सही चुनाव कर लोगे कि हाँ मंदबुद्धि बच्चे को ही क्या है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। पिछड़ा बच्चा जो होता है कहीं ना कहीं सुधार करके जो औसत बच्चे होते हैं उनमें आ सकता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। चोरी करने की जो आदत होती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। बालकों को पारितोषिक देकर के, उदाहरण देकर के, ताड़ना देकर के, सजा देकर के। तो देखो ताड़ना देना, सजा देना और पारितोषित करना। चोरी के लिए पारितोषित करना तो गलत हो जाएगा। अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है उसके लिए आप पारितोषित या फिर उसको गिफ्ट दे सकते हैं, उसको क्या है, रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। यहाँ सही आंसर होगा आपका उदाहरण देकर के। बच्चे को क्या है, उदाहरण दे सकते हैं कि देखो भाई वो भी चोरी करता था और उसके साथ में ऐसा बुरा हो गया, या फिर उस बहुत सारे बच्चे के सामने क्या एग्जांपल्स रख सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स रख सकते हैं कि उसमें ये गुण, ये क्या है, दुर्गुण नहीं थे, उसमें ये दुर्गुण नहीं थे। तो आपको क्या है, उदाहरण देकर के बच्चों को क्या है, समझाना होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए। अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। देखो यहाँ बात की जाए कि प्रतिभावान बालक की हम अगर चुनाव करें कि भाई कौन सा बच्चा जो है प्रतिभावान है, उसमें अद्वितीय प्रतिभा का जो है बच्चा धनी है। यहाँ बात की जाए तो देखो अभिभावकों की अगर बात करें तो हर एक अभिभावक के लिए जो अपना बच्चा होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड ही होता है। ये समझो कि बहुत प्रतिभावान होता है सभी अभिभावकों के लिए अपना बच्चा। और शिक्षक के निर्णयों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं कि समाज ऐसा मान सकता है कि भाई इस टीचर का झुकाव इस बच्चे के लिए क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। समुदाय के विचारों को भी नहीं दे सकते। हम देंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। याद रखना किसको देंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को क्या है, महत्व देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। 14 नंबर प्रश्न आपसे कहता है कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सितारा बिंदु लगाना भावी सरकारी अध्यापकों। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से। यहां आपको बता दूं उपलब्धि परीक्षण बस 2 प्रकार से ही दिए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं कितने प्रकार से दिया जा सकते हैं, बस 2 प्रकार से उपलब्धि परीक्षण क्या है, दिए जा सकते हैं भावी सरकारी अध्यापकों। यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आपको बता दूं अगर आपको क्वेश्चंस और हमारी क्लास अच्छी लग रही है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, ये अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारी क्लास को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या है, शेयर करें, जिससे क्या है जो आपका जो हमारा जो परिवार है वो थोड़ा सा और ग्रो कर सके।
उसकी ग्रोथ है जो बहुत स्लो चल रही है भावी सरकारी अध्यापकों, तो थोड़ा सा इसको शेयर करने की जरूरत है आपको। अपने मित्रों में, मित्र मंडली में जरूर शेयर करें, जो भावी सरकारी अध्यापक हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ें जल्दी से जल्दी, जिससे क्या है कि मैं भी और थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ में आपके लिए बहुत शानदार शानदार सी क्लास लेके आ सकूं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को जरूर शेयर करें। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2010, 1 नवंबर 2010। तो यहाँ आपको चुनाव करना होगा सही आंसर का। ये आंसर तो आपको आना ही चाहिए भावी सरकारी अध्यापकों को। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, याद रखना, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में जो कला शिक्षा है उसको विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, या फिर छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य की को जो है विकसित करना। केवल एक सही, या फिर ए दो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो ये गलत है, दोनों मतलब ए और दो दोनों सही है। यहाँ आपको चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों को वापस एक सही और सटीक आंसर का। और आपको बता दूं, यहाँ आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, उसका वृद्धि करना, विकास बढ़ाना, विकास करना, ये सभी उसमें शामिल हो जाएंगे। और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को क्या है, विकसित करना। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य यही था। और आपको बता दूं भावी सरकारी अध्यापकों, वर्तमान समय में जो फर्स्ट सेकंड क्लास जो होती है ना, उनमें कला शिक्षा जो होती है ना, तो वो उसके एनवायरनमेंट में ही शामिल किया गया है, उसको बच्चों के एनवायरनमेंट में ही शामिल किया गया है। जब आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच जाओगे तब उस चीज को समझ लोगे। उनके लिए कोई पाठ्यक्रम में कोई विशेष पुस्तक नहीं होती कला शिक्षा की, याद रखना। उनकी कला शिक्षा उनके क्षेत्र में ही क्या है, बिखरी हुई रहती है। बस उसको क्या है, संजो करके रखना, बच्चों के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। अगले चले आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जो कहता है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, मतलब आपने बच्चे का मूल्यांकन किया, उस बच्चे के नंबर आगे, मान लो कि 15 नंबर आगे उस बच्चे के 20 में से कितने नंबर आगे, उसके 15 नंबर आगे, और वापस से उसने किसी और टीचर पे चेक करवाया था, उसके 15 ही नंबर रहे, और किसी टीचर पे चेक करवाया तो उसके 15 ही नंबर रहे, तो उसके मूल्यांकन में क्या है, ये स्थायित्व, उसके नंबर न कम हो रहे ना ज्यादा हो रहे। तो उस परीक्षा को आप क्या कहोगे? याद रखना, आपको चुनाव करना होगा सही आंसर का वापस से भावी सरकारी अध्यापकों। यहाँ आपको बता दूं, मूल्यांकन में स्थायित्व हो रहा है, बच्चे के नंबर 15 आ रहे थे, वापस से फिर 15 आ रहे हैं, आपने चेक किया, मैंने चेक किया, किसी और पड़ोसी पे चेक करवाया तो 15 ही आ रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये चीज हमको दर्शा रही है कि जो मूल्यांकन लिया गया है वो विश्वास करने योग्य है, मतलब विश्वसनीय है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, वो वैधता की बात नहीं हो रही, वस्तुनिष्ठता की बात नहीं हो रही, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका विश्वसनीयता। विश्वसनीयता हो जाएगा, उसके पीछे कारण है कि अगर कोई मूल्यांकन या फिर कोई परीक्षण विश्वास करने योग्य है तो उसको विश्वसनीयता बोला जाता है। विश्वसनीयता से मतलब है कि आपने जो चेक किया उसके नंबर 15, मैंने चेक किया उसके नंबर 15, किसी और पड़ोसी ने चेक किया उसके नंबर 15, नंबर अंकों में कोई उतार चढ़ाव बदलाव नहीं हो रहा है। याद रखना, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका का सब सही सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। रिक्त स्थान में, याद रखना किसमें, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। एक संपूर्ण अवलोकन, याद रखना, एक वर्ड ऐसा पकड़ लो क्वेश्चन में जो आपको आंसर तक पहुंचा दे भावी सरकारी अध्यापकों को। याद रखना, एक वर्ड ऐसा है, की पॉइंट ऐसे पकड़ लो जिससे क्या है कि आंसर अपने आप निकल करके साइड में खड़ा हो जाता है कि भाई साहब मैं इसका उत्तर हूं। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब, एक तो देखो सब सीखी हुई कुशलता जो बच्चे ने अब तक स्कूल में सीखी है ना, वो सब सीखी कुशलताओं का निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन है। संपूर्ण अवलोकन होता है बच्चे का सम्मेटिव, याद रखना कब होता है, सम्मेटिव जो असेसमेंट होता है। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है भावी सरकारी अध्यापकों, क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन जो होता है उसको बोला जाता है भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, जो परीक्षा
अंत में ली जाती है, उसमें बच्चे का संपूर्ण बायोडाटा होता है कि बच्चे ने इतना रिजल्ट क्या है 100 में से इतने परसेंट लाए उसके, या फिर इतना जो कुछ भी होता है बच्चे का लास्ट में निकल करके आता है, जिसको योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। वार्षिक परीक्षाएं जिसको आप बोल सकते हैं भावी सरकारी अध्यापकों, वार्षिक परीक्षाएं जो होती हैं वो भी एक योगात्मक मूल्यांकन का ही एक रूप होती हैं। आगे चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, रिक्त स्थान कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप सितारा बिंदु बना करके छाप लेना, भावी सरकारी अध्यापकों कई क्वेश्चन आपके ये क्या है सॉर्ट आउट कर देगा। यहां बात की जाए, देखो ये इसका सही आंसर आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इसका सही आंसर देख लो, इसका सही आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान, ना कि सामाजिक अनुसंधान, ना ही मौलिक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान क्यों होगा? क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान की अगर आपने परिभाषा पढ़ी हो, तो क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं? ऐसा अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा, मतलब विद्यालय के स्टाफ के द्वारा, शिक्षकों द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। याद रखना ये परिभाषा है क्रियात्मक अनुसंधान की, सितारा बिंदु बना करके छाप लेना। क्रियात्मक अनुसंधान किसको कहते हैं? ऐसा अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है। किससे संबंधित होगा? सामाजिक समस्या से संबंधित होगा और शिक्षकों द्वारा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा ही विद्यालय में क्रियान्वित होगा। याद रखना। आगे चलते हैं, यहां आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है भावी सरकारी अध्यापकों? वो आपको बताना है। शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। यहां आपको देखते इस आंसर को क्या है टिक कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बोलूं तो एक लड्डू क्वेश्चन आपके लिए होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। अगर किसी भावी सरकारी अध्यापक का ये क्वेश्चन भी अगर गलत हो रहा है ना, तो ये समझो कि वो कंपटीशन में बहुत पीछे है एकदम। ये समझो कि बैक बेंचर टाइप है। हालांकि बैक बेंचर अच्छे होते हैं, मैं भी बैक बेंचर ही था पहले, अभी भी हूं खैर, लेकिन क्या है इस क्वेश्चन को न कर पाना एक बहुत बड़ी कमजोरी होगी उसकी, क्योंकि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखो शारीरिक विकास में तीव्रता, बच्चे का शारीरिक विकास सबसे तीव्र किसी अवस्था में होता है तो वो है उसकी शैशवावस्था। दूसरों पर निर्भरता, बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है अपनी नित्य क्रियाओं के लिए भी, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, सभी क्रियाओं के लिए क्या है शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर होता है। मानसिक विकास में तीव्रता, याद रखना मानसिक विकास में सबसे अधिक तीव्रता पाई जाती है शैशवावस्था में। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि बच्चे का जितना विकास उसके जीवन भर में होता है ना, उसका उसका लगभग आधा 1/2 जो विकास होता है वो 3 से 4 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। गुड एनफ का अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा हो, अगर आपने वैलेंटाइन का स्टेटमेंट पढ़ा हो, अगर आपने सिगमंड फ्राइड का स्टेटमेंट पढ़ा हो, तो आप इसको सीधे सीधे उसको क्या है उड़ा दोगे भावी सरकारी अध्यापकों। देखो नैतिकता का होना, नैतिकता बच्चे में क्या है शैशवावस्था में नहीं पाई जाती है। याद रखना बाल्यावस्था के अंतिम छोर पर जाकर के बच्चे में क्या है नैतिकता का विकास होना प्रारंभ होता है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ आपका सितारा बिंदु लगा देना इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि गामक विकास में हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है, पैरों के उचित उपयोग से। यहाँ आपको बताना है गामक विकास के बारे में आपसे बात की जा रही है, तो सीधे सीधे गामक विकास को ही निकाल लो नीचे ऑप्शन में जाकर के। गामक विकास हमको कहाँ नजर आ रहा है? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। अब क्वेश्चन को देख लो अच्छी तरीके से कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित उपयोग से। याद रखना पैरों का उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा नहीं होगा, अधिगम और शिक्षा नहीं होगा, प्रशिक्षण और अधिगम नहीं होगा, यहाँ होगा शक्ति और गति। गामक विकास की जहां बात की जा रही है, गामक विकास की अगर बात करें, गामक विकास का दूसरा एक नाम होता है क्रियात्मक विकास। कौन सा होता है? क्रियात्मक विकास। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, क्रियात्मक विकास पैरों का होगा, शक्ति और गति का उचित उपयोग होगा उसमें। आगे चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया। ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, इसको मैं 3 बार करा चुका हूं भावी सरकारी अध्यापकों। किसका स्टेटमेंट है? क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, दिमाग में छाप लेना इसको, सितारा बिंदु बना करके छाप लेना। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी होगी। याद रखना क्या कहा है? 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी होगी। क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। इस अवस्था को मिथ्या एवं परिपक्वता का काल कहा गया है। मिथ्या एवं परिपक्वता का काल कहा गया है। यहाँ थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना ठीक है भावी सरकारी अध्यापकों। ये शैशवावस्था की बात की जा रही है, बाल्यावस्था की या फिर किशोरावस्था की या फिर प्रौढ़ावस्था की। मिथ्या परिपक्वता मतलब शूडो मैच्योरिटी की बात की जा रही है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। कौन सी अवस्था को कहा जाता है? जिसमें बच्चा खुद को समझता है कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ,
में क्या है बहुत बड़ा हो गया हूँ, ऐसा उसको क्या है मिथ्या मतलब एक झूठ अपने दिमाग में पाल लेता है। शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है या फिर प्रौढ़ावस्था होती है। दो ऑप्शन आपके सामने से हटा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ना तो शैशवावस्था है ना ही वो प्रौढ़ावस्था है, बाल्यावस्था होगी या फिर आपकी किशोरावस्था होगी। सही आंसर का चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों, और सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, शेडो मैच्योरिटी का काल कहा जाता है भावी सरकारी अध्यापकों को। इस अवस्था में जाकर के बच्चा खुद को बहुत ही बड़ा समझने लगता है कि मेरे में क्या है दुनिया भर की ताकत आ चुकी है, मैं क्या है परिपक्व हो चुका हूं। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, किससे घटित होता है? दो कोषों से केवल एक कोष से या फिर कोई कई कोषों से होता है या फिर कोई कोष नहीं होता उसमें। सही आंसर का चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों को आपको कि मनुष्य का जीवन जो है वो आरंभ होता है कितने कोषों से आरंभ होता है? तो याद रखना केवल एक कोष से आरंभ होगा। कितने कोषों से? केवल एक कोष से आरंभ होगा भावी सरकारी अध्यापकों। अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन आया कहां से था? मेरे दिमाग में देखो ऐसे ही छप जाता है, मतलब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए ना, आप पढ़ना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ना। 11वीं क्लास का है शायद या फिर 12वीं क्लास का है, लास्ट चैप्टर है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष से घटित होता है। 11वीं 12वीं क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ना, किसकी? साइकोलॉजी की। किसकी? साइकोलॉजी की किताब पढ़ना, 11वीं की और 12वीं की एनसीईआरटी की। वहां आपको ऐसे क्वेश्चंस का जो समझो कि भरमार आपको मिल जाएगी, जो क्वेश्चन कभी किसी भी कोचिंग संस्थान ने कहीं पे भी कराए नहीं होते ना, वो निचोड़ आपको मिलेगा एनसीईआरटी की किताबों में भावी सरकारी अध्यापकों। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर 2। आगे चले, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, हाँ कहा जा सकता है, अनिश्चित कर मतलब निश्चित नहीं है, कभी कभी कहा जा सकता है। मतलब परिपक्वता से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या अधिगम हम कह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, परिपक्वता से होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते, उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। याद रखना, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते। व्यवहार के अनुसार व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी नहीं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम होता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रत्यक्ष प्रक्रिया या फिर संप्रत्य अधिगम है। यहाँ चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों को। एक बार फिर से आपको सितारा बिंदु क्वेश्चन आपके सामने है, सही आंसर का चुनाव करना होगा, लगाना होगा क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर। देखो यहाँ चिंतन की अगर बात की जाए ना, चिंतन में देखो हम कहते हैं कि भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, संप्रत्य भी होते हैं उसमें, प्रत्यक्ष प्रक्रिया भी होती है। लेकिन अगर बात की जाए चिंतन क्या है, चिंतन क्या है, तो याद रखना वो प्रतीकों का प्रयोग है। चिंतन एक प्रतीकों का गठजोड़ है। याद रखना, चिंतन प्रतीकों की एक क्रिया है, क्रियाकलाप है। प्रतीकों में हम बात की जाए ना, प्रतीकों में हम उन चीजों को शामिल कर लेते हैं जो हमारे दिमाग में चल रही है। जैसे कि मेरी छुट्टी होने वाली है, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ मेरी 16 तारीख के बाद में छुट्टी हो जाएगी, मेरे दिमाग में शेड्यूल फिक्स है कि मैं 2 दिन रुकूंगा घर पे, उसके बाद में क्या है दिल्ली वैली कहीं चला जाऊंगा, अध्ययन मंत्र चला जाऊंगा, वहां जाके आराम से क्या है थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा। तो ये मेरे दिमाग में शेड्यूल चल रहा है, मेरे दिमाग क्या है चिंतन कर रहा है, और उसमें क्या शामिल है? प्रतीक शामिल है। मेरा घर पे आना, अध्ययन मंत्रा में जाना, जयपुर जाना, कहीं पे भी जाना, ये सभी क्या है? प्रतीक है। ये क्या हो रहा है? प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है इसमें। याद रखना भाभी सरकार अध्यापकों, किसका प्रयोग हो रहा है? प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है। अब इसमें हम इस चीज को भी नकार नहीं सकते कि उसमें भाषा नहीं है। याद रखना उसमें भाषा नहीं है, इस चीज को हम नकार नहीं सकते। चिंतन में भाषा का प्रयोग होता है, संप्रत्य भी होते हैं, लेकिन ज्यादा सही और सटीक होगा उसमें प्रतीकों का प्रयोग होता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चों के लिए, प्रौढ़ के लिए, चिड़िया के लिए, पशु के लिए? सही आंसर का चुनाव आपको करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, जहां हम बात करें पशु और चिड़िया, इन दोनों को तो हटाई दो, ये तो ऐसी आपके लिए ऑप्शन में डाले गए। लेकिन सही आंसर की अगर चुनाव करने की बात करें ना, अप्रत्यक्ष पथ, जो रास्ता हमको दिखाई नहीं देता, पथ और समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाएगा? प्रयोज्य मतलब जिन पर हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। याद रखना, उसमें बच्चे शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अप्रत्यक्ष पथ वाली जो समस्याएं बच्चों के समझ में नहीं आ सकती, उसमें शामिल करेंगे हम प्रौढ़ों को। याद रखना, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रौढ़ों को उसमें शामिल किया जाएगा। याद रखना, प्रयोज्य हमारे प्रयोज्य मतलब प्रयोग जिन पर करते हैं उनको बोलते हैं प्रयोज्य। प्रयोज्य कौन से होंगे? हमारे प्रौढ़ प्रयोज्य होंगे। याद रखना, बच्चे नहीं होंगे, जिनकी उम्र कम से कम 16 या 17 साल से बड़े होंगे, लगभग किशोरावस्था और प्रौढ़ जो बच्चे होंगे उन पर हम इसको
प्रयोग कर सकते हैं अप्रत्यक्ष पथ वाली समस्याओं का। याद रखना कौन सी समस्याओं का? अप्रत्यक्ष पथ वाली समस्याओं का। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? मतलब समस्या का जो समाधान होता है ना वो अचानक से होता है, अचानक ही रैंडमली हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है कि भाई साहब इसका तो आंसर ये है, हम कब से कहां कहां ढूंढ रहे हैं। समझे? संक्रियात्मक अधिगम होगा, सूझ का सिद्धांत होगा, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत होगा, या फिर अनुबंधन का सिद्धांत होगा। यहां चुनाव करना होगा वापस से आपको एक और सही आंसर का, और इस क्वेश्चन को लगा लेना आपसे तारा बिंदु। रैंडमली हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि भाई साहब मैं कहां यार केले तोड़ने के लिए घूम रहा हूं, लकड़ी मेरे पास है, बक्से मेरे पास है, ऊपर लकड़ी मार, इसमें केले नीचे आ जाएंगे, गिर जाएंगे। सीधी सीधी सी बात है। सुल्तान नामक चिंपांजी पर जो प्रैक्टिकल किए गए थे प्रयोज्य, हमारा कौन था? सुल्तान नामक चिंपांजी जो था, मैक्स बर्दाइमर कोलरकोफ का जो गुथरी जिसकी बात करते हैं, सूझ का सिद्धांत जिसकी बात कर रहे हैं, गेस्टाल्ट वादी जिसकी बात करते हैं। याद रखना समस्या को एज अ होल देखते हैं, वही बात करते हैं कि समस्या का समाधान जो है अचानक से होता है। कैसे होता है? अचानक से होता है। जो क्या चिंपांजी सुल्तान नाम का एक कोने में बैठा बैठा सोच रहा था यार केले हैं, भूख भी लगी है और इतना सारा सामान पड़ा है, लेकिन क्या है केले दूर बहुत हैं। उसके दिमाग में अचानक से आया कि भाई लकड़ी पड़ी है, बक्से पड़े और ऊपर उठा लकड़ी से केले ले ले खा ले। तो उसके दिमाग में क्या है? अचानक से आया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और ये कथन किसके लिए? मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ध्यान का विकास करने के लिए, या फिर भाषा विकास के लिए। याद रखना ये स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा सीधा लागू होता है मानसिक विकास के लिए, कि मानसिक विकास में संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना क्या है? ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और संवेदना कहते किसको है? अगर आपको नहीं पता संवेदना कहते किसको है, तो याद रखना बच्चा अचानक से सो रहा है और आपने उसके हाथ पर हल्का सा रफ किया, तो बच्चे को क्या है? फील हुआ कि हाँ भाई साहब किसी ने मेरे को क्या है? टच किया है। तो वही होती है बच्चे की जो संवेदना होती है। याद रखना वो क्या होती है? संवेदना होती है। और जब बच्चे को पता चलने लग जाता है कि भाई साहब मेरे हाथ पर कहां टच किया और किसने टच किया है, वो मानसिक विकास की और आगे वाली सीढ़ियों में पहुंच जाता है। जब बच्चे को ये महसूस होता है ना कि हाँ किसी ने मेरे को टच किया है, वही संवेदना होती है। ये मानसिक विकास से संबंधित होती है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन सा सीखने का सही स्तर है? सीखने का सही स्तर आपको बताना है। तथ्य होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, सूचना होती है, बोध होती है, प्रज्ञान होता है। तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। अगला है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। फिर है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। यहाँ चुनाव करना होगा आपको सही और सटीक आंसर का। भावी सरकारी अध्यापकों को एक बार फिर से क्या होगा हमारा सही और सटीक आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। यहां बात की जाए कौन सा सीखने का सही स्तर है। देखो तथ्य सब में है, तथ्य सब में और प्रज्ञान सब में है, तो यार ना प्रज्ञान को हटा लो। बाकी अगर आप ऐसे देखना चाहें कि आपको अगर याद हो क्रम से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी देखो मेरे हिसाब से पहले होता है तथ्य। क्या आता है? तथ्य। फिर उसके बारे में सूचना प्राप्त की जाती है, सूचना के बाद में ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के बाद में बोध होता है, बोध के बाद में प्रज्ञान होता है। मुझे एक सीक्वेंस याद है, ज्ञान, बोध और ज्ञान उपयोग। ज्ञान, बोध, ज्ञान उपयोग, ज्ञान, बोध, ज्ञान उपयोग। मतलब पहले ज्ञान होगा, उसके बाद में बोध होगा, उसके बाद में क्या है? ज्ञान उपयोग। प्रज्ञान जिसको बोला जाता है, मतलब ज्ञान का उपयोग होगा। याद रखना ज्ञान, बोध और ज्ञान उपयोग। याद रखना ये तीसरे वाला लास्ट वाला जो सीक्वेंस है ये मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है। ज्ञान, बोध और ज्ञान उपयोग। ज्ञान होगा पहले बच्चे को, उसके बाद में उसको बोध होगा, बोध के बाद में क्या करेगा? उस ज्ञान का उपयोग करेगा। याद रखना आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही सटीक और सही आंसर है भावी सरकारी अध्यापकों। अगर आपको ये क्लास लगी हो हमारी अच्छी, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे ही आपके लिए बहुत शानदार वाली क्लास हम लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल मत जाना। और आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, जो हमारा व्लॉग वाला चैनल है। और आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल है हमारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी आईडीज आपको मिल जाती है। वहां जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां जाकर के प्लीज विजिट करना हमारी आईडीज पर। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप अध्ययन मंत्रा के साथ में, पीएफ स्टडी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।